हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे जो कि 24 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा आप अपने पास, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकें साथ में। और जितने भी करंट अफेयर आपके लिए लाए जा रहे हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला करंट अफेयर, ठीक है, देखिए बात करते हैं पहले करंट अफेयर के बारे में। क्या लिखा है यहाँ पे? किसान ए मित्र AI चैटबॉट फॉर PM किसान स्कीम। आप लोग AI के बारे में पिछले कुछ महीनों से रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि AI जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे एलेक्सा, गूगल है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। ये इन सब चीज़ों पे ज़्यादा करके काम किया जा रहा है, जैसे आपने केरला में भी न्यूज़ पढ़ी होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। कैलाश चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, समझेंगे आप, लॉन्च किसान ए मित्र एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट फॉर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, अब इसको समझते हैं पहले। ठीक है, देखिए जब हम इस PM किसान वाली स्कीम की बात करते हैं तो ये कब आई थी, तो आपको याद रखना है 1 फरवरी 2019 को इसको लाया गया था। और उस टाइम का जो बजट था उसमें ये चीज़ बताई गई थी। इसमें हर किसान को 6,000 के आसपास पैसा दिया जाएगा। 6,000 के आसपास नहीं, 6,000 ही दिया जाएगा। और वो भी कैसे देना था? पर ईयर देना था, ताकि उनकी जो मिनिमम इकोनॉमिक सपोर्ट है या उनको फाइनेंशियली सपोर्ट उनको किया जा सके। ठीक है, तो ये स्कीम आपको याद रखनी है। और उस समय इसका उद्घाटन किसने करा था स्कीम का? तो आपको याद रखना है हमारे पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, तो किसने करा था? यहाँ पे पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन करा था। ठीक है, और अब इसी स्कीम के लिए और किसानों को वेलफेयर, मतलब किसानों के वेलफेयर के लिए, उनको और आसान करने के लिए, उनके जो भी क्वेरीज है उनको और आसान करने के लिए क्या लाया गया है? चैटबॉट लाया गया है। अब ये चैटबॉट क्या करेगा? Enhance the efficiency and accessibility of the PM Kisan scheme, providing farmer with rapid, clear, easily accessible response to their inquiries। ठीक है, तो जो भी आपकी इंक्वायरीज हैं, जो भी कुछ है, ठीक है, उसको लेकर जो है वो आप क्या कर सकते हैं? इस चैटबॉट के जरिए पूछ सकते हैं। कहता है किसान ए मित्र, किसान ई मित्र या किसान ए मित्र, जो भी आप कहें इसको, द इंट्रोडक्शन ऑफ द AI चैटबॉट इन द PM किसान ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट सिस्टम is aimed at empowering farmers with a user-friendly and accessible platform. It has been developed and improved with the support of EK Step Foundation and Bhasini। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास कि किसकी मदद से बनाया गया है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो पहली कौन सी न्यूज़ आई आपके पास यहाँ पे कि चैटबॉट लाया गया है, किसके लिए? किसान के लिए। तो आपको याद रखना है जिसका नाम क्या है? किसान ई मित्र है, या किसान ई, जो भी आप ऐसे याद रखें, किसान ए मित्र या किसान ई मित्र करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और याद करेंगे ये स्कीम कब लाई गई थी? तो 1 फरवरी 2019 को। और इसमें कितना एक इकोनॉमिक सपोर्ट किया जाएगा किसान को? तो 6,000 रुपये का क्या किया जाएगा? इकोनॉमिक सपोर्ट किया जाएगा। पर ईयर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, पर ईयर। और अगर हम बात करें उस समय पे इस स्कीम का उद्घाटन किसने करा था? तो पीयूष गोयल जी ने उस समय पे करा था। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपके पास पहली न्यूज़। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट है आपके पास, देखते हैं। कहता है इंडियन नेवी मैरिटाइम एक्सरसाइज विद सिंगापुर। ठीक है, तो सिम्बेक्स हुई है। सिम्बेक्स आपको वैसे भी याद रखनी है। अभी शायद कल या परसों HS का पेपर हुआ, वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर क्वेश्चन है। वहाँ पे क्वेश्चन है कि सिम्बेक्स किसके साथ एक्सरसाइज है, तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, देखिए कहता है इंडियन नेवी एंड द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी पार्टिसिपेटेड इन द 30th edition of Singapore India Maritime Bilateral Exercise, a joint naval compact exercise in September 2023 in the southern part of, अब कहाँ पर हो रही है ये? In the southern part of South China Sea of the coast of Singapore, and Simbex 2023 is conducted in 2 phase। एक इसमें कौन सा आएगा? लैंड फेज, और एक कौन सा आएगा इसका? सी फेज। ठीक है, तो सिम्बेक्स किसके साथ है हमारी एक्सरसाइज? तो आपको याद रखना है किसके साथ है? सिंगापुर के साथ है। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास। और किसकी थी ये? तो नेवी की थी। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास 3 फोर्सेज हैं, उसमें से कौन सी वाली थी? ये नेवी वाली थी। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद अगली न्यूज़ पे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्टार मार्क कर लेंगे आप इसे। देखिए क्या लिखा है, कहता है 4 न्यू वुमेन वाइस चेयरपर्सन इन राज्यसभा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नई वुमेन, जो 4 नई वुमेन वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है कहाँ पे, राज्यसभा में। देखिए पहले तो आपको समझना है कि ये किसके अंदर आता है, ये कंसेप्ट तो आपको याद रखना है, पार्लियामेंट, ठीक है। जब भी आप याद करेंगे द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट, आप याद रखेंगे राज्यसभा, एंड आप याद रखेंगे यहाँ पे लोकसभा। तो पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनता है, तो आपको बहुत क्लियरिटी रखनी है। क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। अब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा को ही आप सबको पता है क्या कहा जाता है, इसे अपर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे अपर हाउस कहा जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि पहली बार राज्यसभा कब बनी थी या कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कब बनी थी, ये 3 अप्रैल 1952 को ये पहली बार इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाया गया था। बनी कब है, तो आपको याद रखना है 3 अप्रैल 1952 को इसको बनाया गया था। और इसका पहला सेशन कब हुआ था, तो याद रखना है राज्यसभा का पहला सेशन हुआ था 13 मई 1952 को इसका पहला सेशन हुआ था। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछता है कि बनी कब है, तो आपको सॉरी कॉन्स्टिट्यूट कब हुई है, तो आपको याद रखना है 3 अप्रैल 1952 में। और अगर आपसे पूछता है यहाँ पे, ठीक है, कि ये पहला सेशन कब हुआ था इसका, तो 13 मई को इसका पहला सेशन हुआ था। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी, राज्यसभा, लोकसभा, इसकी बात करते हैं, इन सब का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर आप एक एक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, जिसका नाम आपके पास आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा इसको। इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। अगर आपने पढ़ा अच्छे से तो इसे क्या कहा जाता है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसी के अंदर एक कंसेप्ट था दैट इज बाइकैमरलिज्म। और जब भी आप बाइकैमरलिज्म की बात करते हैं मींस 2 हाउसेस, और 2 हाउसेस अगर हम सेंटर की बात करें तो दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, न्यूज़ के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता है कौन से शेड्यूल में लिखा गया है राज्यसभा के बारे में, तो शेड्यूल नंबर 4 में लिखा गया है। किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में लिखा होगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा। वो कौन सा शेड्यूल है, 4 है आपके पास। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 250, एट प्रेजेंट कितनी है, 245 है, ये आप सबको पता है। ठीक है, 12 नॉमिनेट होकर आते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये आपको सर ने कराया होगा। आइए देखते हैं, कहता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम सबको पता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जिनका नाम क्या है, जगदीप धनकर। अब बच्चे कहते हैं कि ये हमें बताते नहीं है, देखिए समझिए, कहता है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बाय डिफॉल्ट किसके चेयरमैन होंगे, किसके चेयरमैन होंगे भाई, राज्यसभा के। तो ये तो आपको बहुत ही क्लियर रखना है। और नाम क्या है अभी इनका, जगदीप धनकर। और कभी आपसे पूछा जाए कि पहला राज्यसभा का चेयरमैन कौन था, तो कौन थे, तो आपको याद रखना है अपने पास सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिनकी याद में हम क्या मनाते हैं, जिनकी याद में हम टीचर्स डे मनाते हैं। आपने पिछले कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा सितंबर के। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ तक, ठीक है। तो ये पहले थे, कहता है इन्होंने क्या करा है, रिकॉन्स्टिट्यूट करा है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स विद द 8 मेंबर पैनल विद 50%, मतलब कि 50% का बोलने का मतलब है 8 लोग थे वहाँ पे, तो 8 में से 4 कौन होंगी यहाँ पे, वुमेन पार्लियामेंट्रियंस होंगी, ये आपको यहाँ पे देखना है। कहता है ये पहली बार राज्यसभा के इतिहास पे होगा, या अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट में होगा ये, कि जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी किसको, वुमेन मेंबर्स को भी इस पैनल के अंदर। कहता है वो 4 वुमेन्स कौन कौन सी आती हैं, तो देखिए क्या लिखा है, कांता करदम उत्तर प्रदेश, सुमित्रा बाल्मिक मध्य प्रदेश, ममता मोहंता उड़ीसा, गीता अलियास चंद्र प्रभु उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी आपके पास। और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, जेंडर पैरिटी इन राज्यसभा, chairman nominates equal member of women members to vice chairperson
पैनल्स। ठीक है, चलिए, तो ये आपको यहाँ पर बहुत क्लियर रखना था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आती है आपके पास अगली न्यूज़। कहता है परमानेंट सीईओ ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस। अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेड बुक पब्लिशर्स है और ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं इंडियन ओरिजिन निहार मालवीय, ठीक है, जो कि अमेरिकन पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव हैज बीन नेम्ड परमानेंट सीईओ ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस, द न्यूयॉर्क यूएसए में है, बेस्ड इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप, इसके क्या बने हैं, ये सीईओ बने हैं। कहता है पेंगुइन रैंडम हाउस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड बुक पब्लिशर, हैज बीन अंडरगोइंग कंपनी वाइड रिकॉग्निशन सिंस 2023। तो आपको बस इनका नाम याद रखना है और इसका नाम याद रखना है, और कुछ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए, अगली आती है। कहता है बुक नेशन कॉलिंग, समझते हैं इसको। यूनियन मिनिस्टर जो कि कौन है, किरण रिजिजू, अगर हम बात करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इन्होंने एक बुक को लॉन्च करा है। उस बुक का नाम क्या है, नेशन कॉलिंग हॉलिस्टिक अप्रोच फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ऑथर्ड बाय आईएएस ऑफिसर सोनल गोयल। आप सबको पता होगा ये इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव रहती हैं और बहुत कुछ बताती रहती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनका रेसिडेंट कहाँ पर है, तो इनका रेसिडेंट Commissioner of Tripura Bhavan in New Delhi. The book summaries Sonal Goyal's 15-year experiences as an IAS officer, which inspires young people to become a bureaucrat. ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और न्यूज़। ठीक है, चलिए, अगली आती है आपके पास इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। ये कब मनाया जाता है, सितंबर 2023 को इसको सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, और कब मनाया गया, तो आपको याद रखना है 23 को इसको मनाया जाता है। देखिए, कहता है यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज को मनाया, ऑब्जर्व किया जाता है इसे कब, 23 सितंबर को, ताकि किसे सपोर्ट और प्रोटेक्ट किया जा सके, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को, प्लस कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द डीफ पीपल एंड अदर साइन लैंग्वेज यूजर्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये किसका पार्ट है ये डे, तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ पीपल। कब का ये कब मनाया जाता है, 18 से लेकर 24 सितंबर 2023 में, या पर मतलब जिस सन में ये इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, डे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगला आता है इंडिया अचीव 75% ODF प्लस विलेजेस अंडर स्वच्छ भारत मिशन। आप सबको पता है कि जो शौचालय वाला जो कंसेप्ट है, पहले तो ऐसा नहीं था शौचालय वाला कंसेप्ट। आपने ऐसे मूवी देखी होंगी अक्षय कुमार की है ना, वो टॉयलेट वाली कौन सी मूवी है, उसके ऊपर भी आपने यहाँ पे देखा होगा कि उस पर भी इसी चीज़ के ऊपर जोर दिया गया, टॉयलेट वगैरह पे। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कहता है इंडिया हैज़ अचीव द मेजर माइलस्टोन अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ग्रामीण फेज की बात हो रही है। ग्रामीण में भी कौन सा है, फेज नंबर 2, विद 75% विलेजेस अचीविंग ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस अंडर फेज 2 ऑफ द मिशन। पहला फेज हो चुका है, अब हम सेकंड फेज की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये चीज़ें बोली गई हैं। कहता है टोटल ऑफ 4.43 लाख विलेजेस हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ODF प्लस, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग द स्वच्छ भारत मिशन। वो भी कौन से वाले की बात हो रही है, ग्रामीण की बात हो रही है। और ये गोल हमने कब अचीव कर लिया, 2024-25 पे से अचीव भी कर लेंगे। कहता है 100% ODF प्लस मॉडल विलेजेस अमंग स्टेट्स UTs, कहाँ पे, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव, जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम। स्वच्छ भारत ग्रामीण की बात करें तो इसे कब लॉन्च किया गया था, 2014 में। और इसे रिलीज कौन करता है इस डेटा को, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आप सबको पता है ये कितनी सारी बीमारियां हैं खुले में शौच जाने से, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स है खुले में शौच वाली। ठीक है, ये यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। और आप मुझे बताएंगे कि एक सुलभ शौचालय करके वो है ना ऑर्गेनाइजेशन, सुलभ करके ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए वो बनाए जाते हैं सुलभ शौचालय। आप हर जैसे बस स्टैंड्स पे आप इनको देखते होंगे, उनको वो किसने बनाया था आप मुझे बताएंगे। ठीक है, वो किसने बनाया था आप मुझे बताएंगे। चलिए, ये हो गया आपके पास। अगली न्यूज़ आती है, कहता है फर्स्ट इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है। समझ लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको याद रखना है इंडियन नेवी, उसके बाद कौन है, ऑस्ट्रेलियन नेवी, इंडोनेशियन नेवी। और कहता है इंडिया वाज
प्रेजेंटेड बाय वॉरशिप इंडियन नेवल शिप श्यादरी। हमारी कौन सी शिप पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पे? वॉरशिप। क्या नाम है इसका? श्यादरी। याद रखेंगे। और आप सबको पता होना चाहिए कि श्यादरी किसे कहा जाता है, तो वेस्टर्न घाट्स को क्या कहा जाता है? श्यादरी। क्या कहा जाता है? वेस्टर्न घाट्स को श्यादरी। आप सब जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सर आपको बताते हैं तो ये बताते हैं ना, ये वाला जो रीजन है आपके पास, ठीक है, इसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है और इसे श्यादरी भी कहा जाता है। कहता है वॉरशिप ऑफ द इंडियन नेवी विच वॉज मिशन डिप्लॉयड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, चलिए। अच्छा, पैसिफिक आ गया आपके पास, तो एक क्वेश्चन इसके साथ मिलता जुलता, पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो आप सबको पता है मरीना ट्रेंच या मरियाना ट्रेंच, जो भी आप इसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला आता है, कहता है बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपके पास, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन देखा जा सकता है। कहता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज सिलेक्टेड सारमोली उत्तराखंड में, रायक विलेज मिजोरम में, द्वार विलेज जम्मू कश्मीर में और कंथलोर केरला में, मदला मध्य प्रदेश में एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023 अंडर गोल्ड कैटेगरी। अब यहाँ पे इनको टूरिज्म के बेसिस पे डिवाइड करने के लिए 3 कैटेगरीज हैं, वो है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। अगर हम बात करें तो 35 रूरल टूरिज्म विलेजेस को अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 5 गोल्ड वाले हैं, 10 सिल्वर वाले हैं और 20 क्या है आपके पास? ब्रॉन्ज वाले हैं। कहता है नवान पिंड सरदारा पंजाब एंड तलाव हरियाणा वर अवार्डेड अंडर ब्रॉन्ज कैटेगरी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसको बताया गया है। ठीक है, चलिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है विश्वनाथ घाट चोजन एज इंडियाज बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया। अब हम टूरिज्म डे के बारे में भी आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे आता है आपके पास यहाँ पे मोटो ग्रैंड प्रिक्स की अगर हम बात करें ऑफ इंडिया 2023, इटलीज मार्को बेजिची ऑफ मूनी VR46 रेसिंग टीम वॉन द इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया 2023। हेल्ड कहाँ पर हो रही है? तो आपको याद रखना है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जो कि कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। जॉर्ज मार्टिन स्पेन ऑफ प्राइमा परमेक रेसिंग एंड फैबियो क्वार्ट, ये स्पेलिंग बहुत खतरनाक है, तुम पढ़ लेंगे इसे, आप पढ़ लेंगे इसे। कहता है फ्रांस ऑफ द मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा मोटो GP फिनिश 2nd and 3rd प्लेस रिस्पेक्टिवली। कहता है दिस इज द फर्स्ट टाइम मोटर रेसिंग इवेंट जो कहाँ पर हुआ था? इंडिया में, सिंस 2023 फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स, और कहाँ पर हुआ है? नोएडा उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है वर्ल्ड रिवर्स डे। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके पास आती है वर्ल्ड रिवर्स डे। कहता है इसे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है कब? 4th संडे ऑफ सितंबर को, ताकि नदियों की क्या इंपॉर्टेंस है उसे बताया जा सके, उन्हें इम्प्रूव किया जा सके और उनके ऊपर काम किया जा सके। यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए एक थीम भी यहाँ पर है, तो वो क्या है? लॉन्च द इंटरनेशनल डेकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर लाइफ 2015 से 5 से 15 तक, टू हेल्प क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ बेटर केयर फॉर वाटर रिसोर्सेज। हम सबको पता है वाटर कैसा रिसोर्सेज है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। यहाँ पर हमने इस रिन्यूएबल रिसोर्सेज की धज्जियां उड़ा रखी है आजकल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आता है अंत्योदय दिवस। आप सबने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम सुना होगा। उनका मानना था कि जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको प्रिविलेज प्रोवाइड की जा सके, उसके ऊपर ये काम किया गया है। देखिए, अंत्योदय दिवस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। किसकी बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे? तो आपको याद रखना है किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जो एक पुराने पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते थे। किस पार्टी से? भारतीय जनसंघ, जो कि बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी जानी जाती है, या फिर ऐसा कह सकते हो उसका प्रीकर्सर है। द टर्म अंत्योदय का मतलब होता है राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी। तो उन लोगों को उठाना जो कि मैंने बोला ना अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको उठाना। द एम ऑफ द अंत्योदय इज टू अपलिफ्ट द पुअर इन दी सोसाइटी। तो ये आपको समझना है यहाँ पे इनके बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है आपके पास, और आपको पता होगा कि अंत्योदय के अंदर राशन मिलता है। ठीक है, डिपू सुने होंगे, डिपू
कहते हैं हमारे यहाँ पे, तो आप पता नहीं क्या कहते हैं, जहाँ पे लिखा होता है उचित मूल्य की दुकान जो होती है सरकारी, वहाँ पे इन सब के ऊपर जो है वो कार्ड बनता है इनके लिए, जो लोगों के लिए, और कार्ड में सस्ता राशन प्रोवाइड किया जाता है लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे आता है इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड बसेस। टाटा मोटर डिलीवर करेंगे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस टू इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास, कौन प्रोवाइड करने जा रहा है? टाटा मोटर्स। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कौन सी कंपनी है? महारत्न है। ठीक है, महारत्न नवरत्न पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, जो कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। इस बस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या फीचर होगा? 350 बार हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम होगा, 75 किलोवाट फ्यूल सेल स्टैक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, स्टेबिलिटी कंट्रोल फॉर हायर सेफ्टी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, न्यू जनरेशन टेलीमेटिक्स फॉर एफिशिएंट यूजर फ्रेंडली व्हीकल मेंटेनेंस एक्सेट्रा, सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो आपको याद रखना है टाटा मोटर्स। किसे प्रोवाइड करने जा रहे हैं? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका टैग क्या है? जिसका टैग है महारत्न। ठीक है, चलिए अगला आता है, कहता है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, देखिए भाई, आप लोगों ने सोशल फ्रीडम सुनी होगी, पॉलिटिकल फ्रीडम सुनी होगी, अब यहाँ पर कौन सा वाला आता है? यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम को आप ऐसे बात कर सकते हैं कि जिसमें लोगों के पास, मतलब द एबिलिटी ऑफ अ पीपल, मतलब एक सोसाइटी के लिए कि आप इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हो। एक सोसाइटी के अंदर इतने एबल लोगों का होना कि आप आर्थिक तौर पर भी किसी चीज़ का डिसीजन ले सकते हैं, सोच सकते हैं। तो कहता है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 एनुअल रिपोर्ट आई है। किसने रिलीज करा है? तो कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट। और आपको पता है कि इंडिया में भी एक थिंक टैंक है जिसका नाम क्या है? नीति आयोग। कहता है सिंगापुर इज द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद द रेटिंग ऑफ 8.56। इंडिया का रैंक कितना है? 87, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हांगकांग, स्विट्जरलैंड कौन से में आते हैं? यहाँ पे सेकेंड और थर्ड में आते हैं, जिनकी रेटिंग कितनी है? 8.55 और 8.47 रिस्पेक्टिवली। टॉप बॉटम कौन कौन सी आती हैं? तो यमन 161 रैंक, सूडान 162, सीरिया 163, जिम्बाब्वे 164 और वेनेजुएला 165 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है जापानीज ग्रैंड प्रिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप सबको पता है रेसिंग से रिलेटेड है ये। बेल्जियन डच ड्राइवर जिनका नाम क्या है? मैक्स वर्स्टैपन ऑफ रेड बुल वॉन द फॉर्मूला 1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स। एक आपको याद है, अभी आपने इंडिया में पढ़ा, नोएडा में, कहाँ पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हेल्ड इन सुजुका इंटरनेशनल रेसिंग कोर्स। मैकलेन ड्राइवर Lando Norris of the United Kingdom finished second, while Australian racing driver Oscar Piastri of McLaren won the third place। भाई साहब बहुत खतरनाक नाम है ये, आप याद करेंगे इसको। ठीक है, देखेंगे आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2023 कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए बात करते हैं, कहता है यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि टोटल एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स इज एनुअली कब किया जाता है? 26 सितंबर को, ताकि लोगों को जो थ्रेट है, जो लोगों को डर है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन से, उसे क्या किया जा सके, उसे खत्म किया जा सके। कहता है ऑन 26 सितंबर 2013 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे अडॉप्ट करा था और डिक्लेयर किया था कि हर साल कब मनाया जाएगा? 26 सितंबर को न्यूक्लियर एलिमिनेशन के ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। चलिए आगे आता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो आप सुन ही रहे होंगे। ठीक है, सुना है ना आप सबने इसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। कहता है अकॉर्डिंग टू 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन, मतलब कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अडॉप्ट बहुत अच्छे तरीके से करा है। अडॉप्शन इंडेक्स रिलीज्ड बाय चैनलिसिस, अ क्रिप्टो एनालिसिस फर्म। इंडिया हैज टॉप द इंडेक्स। इंडिया का रैंक कितना आता है यहाँ पे? रैंक 1 विच विद द स्कोर ऑफ 1.0 अमंग 154 कंट्रीज। तो हमारा रैंक किस पे टॉप करा है? क्रिप्टो वाले पे। कहता है नाइजीरिया, वियतनाम स्टैंड्स एट सेकंड और थर्ड रैंक। इनको आपको याद रखना है। द कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन 4 पैरामीटर्स इंक्लूडिंग सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू, रिटेल, और इसके बाद रिटेल D5
DeFi वैल्यू, इंडिया रैंक फिफ्थ इन द सब इंडेक्स P2P एक्सचेंज ट्रेड वॉल्यूम। आपको ये ज़्यादा फोकस करने वाला है, बाकी तो उसमें छोड़ भी देंगे आप, चलेगा, ठीक है। तो क्रिप्टो वाला इंडेक्स आ जाए अगर पेपर में तो आप टिक कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट न्यूज़ आती है इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 का। तो बात कर लेते हैं युद्ध अभ्यास 2023 की। अगर हम बात करें तो ये 19th एडिशन हुआ है जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज करवाई गई है किसकी, इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में। कहाँ पर हुई है ये, तो फोर्ट वेनराइट में हुई है, अलास्का यूएसए में। थीम क्या थी इसकी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इन माउंटेन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन मैंडेट, ठीक है। चलिए आगे आता है इसके बाद 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके लिए एक आपको पूरा का पूरा एक चार्ट बनाकर रखना पड़ेगा कि किसको बेस्ट एक्टर, बिस्को किसको नहीं, क्या क्या चीज़ें किस किस को मिली है, ये आप लिस्ट बनाएंगे इसकी। कहता है वेटरन इंडियन एक्टर पद्मा अवार्डी भी हैं ये, वहीदा रहमान, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया गया है क्योंकि इनका लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन है कहाँ पर, इंडियन सिनेमा में। ये 53rd कौन हुई है हमारे पास, रेसिपिएंट हुई है इसकी। अगर हम दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये 1969 में बना था। किसने इंट्रोड्यूस करा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसके लिए किया था, तो लिखा है यहाँ पे धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहेब फाल्के भी कहा जाता है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। और ये क्यों दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जिनका बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन हो ग्रोथ, किसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में, इंडियन सिनेमा के फील्ड में। अगर हम बात करें तो ये वही है दादा साहेब फाल्के जिन्होंने मूवी बनाई थी राजा हरीशचंद्र, ये पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इसकी बात करें तो इसे एनुअली कौन प्रोवाइड करता है, नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी कहाँ ऑर्गेनाइज होती है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसीलिए आप यहाँ पे किसको देख रहे हैं, अनुराग सिंह ठाकुर को देख रहे हैं, इनकी मिनिस्ट्री है ये। और आशा पारेख जो हैं उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था कब का, 2020 का। और वो कौन सी रेसिपिएंट थी, तो वो 52nd रेसिपिएंट थी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। अच्छा, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, अगर आपको याद हो तो आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले करंट अफेयर में कि ये जो है वो साइंस की फील्ड में दिया जाता है, साइंस और टेक की फील्ड में से प्रोवाइड किया जाता है। CSIR की अगर हम बात करें तो इसका 82nd फाउंडेशन डे मनाया गया 26 सितंबर 2023 को। और इसका गठन कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1942 को किया गया था। और कहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, भारत मंडप में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने इसे एड्रेस करा है, ठीक है, आपको याद रखना है। और 12 एमिनिएंट साइंटिस्ट को, जिनका एज ग्रुप कितना है 40, अंडर द एज ऑफ 45, उसके अंदर ये नवाजे गए हैं। CSIR की बात करें तो उसने अभी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज मिशन लेकर आया है ताकि जो ये कार्बन एमिशन है, जिससे जो क्लाइमेट का जो नुकसान है उसे कम किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे। राजेश्वर राव एज RBI डेप्यूटी गवर्नर फॉर 1 ईयर, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखते हैं, कहता है अपॉइंटमेंट कमेटी, अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ M राजेश्वर राव। ये कौन है, डिप्यूटी गवर्नर बने हैं RBI के, कितने सालों के लिए, 1 सालों के लिए। राजेश्वर राव की अगर हम बात करें तो इन्होंने RBI को कब ज्वाइन करा था, 1984 पे एज अ करियर सेंट्रल बैंकर बने थे ये। और इन्होंने बहुत सारी जगहों पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है RBI के अंदर। अगर हम RBI एक्ट की बात करें 1934 की, तो ये कहता है कि गवर्नर तो होगा, गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, पर RBI के अंदर 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होंगे और 2 फ्रॉम विद इन द रैंक्स, 1 कमर्शियल बैंकर और अदर कौन होगा, इकोनॉमिस्ट, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट का हेड कभी रहा हो। तो अगर हम बात करें तो अभी कितने हो गए हैं, 4 डिप्यूटी गवर्नर्स हो गए हैं, स्वामीनाथन, ठीक है, JT रविशंकर, M राजेश्वर राव जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं, और डॉक्टर MD पात्रा के बारे में बात करते हैं। RBI का गठन कब हुआ था, आप सबको पता है 1 अप्रैल
1935 को इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, तो मुंबई महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलते हैं। और अभी गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो शक्तिकांत दास है, ये आपको क्लियर है। आगे आते हैं इसके बाद वर्ल्ड टूरिज्म डे। मैंने अभी आपको कहा था ना वो टूरिज्म वाला जो गाँव को नवाजे गए थे, मैंने आपको कहा था अभी। तो अगर हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। आप सबको पता है कि टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक आपने गंगा विलास करके सुना था पिछले कुछ करंट अफेयरों में, तो आपने वहां पे भी देखा कि ये सारी चीजें टूरिज्म के प्रमोशन के लिए लाई जा रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे अगला आता है काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, कहता है टेररिज्म को खत्म करने के लिए इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट करा है, किसके साथ, एशियान के साथ, मतलब एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में, प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप, ताकि किसे खत्म किया कर जा सके, टेररिज्म को खत्म किया जा सके। कहां पर हुआ है, तो आपको याद रखना है ये प्राइमोर्स्की रीजन ऑफ रशिया। ADMM प्लस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एशियान एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर्स। कौन कौन थे यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, यूएसए। ठीक है, एशियान की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर काओ हिम होरोन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है आपको, तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। और एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1967 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो कहता है UNPFA मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया अलोंग विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, इन्होंने किसके लिए एक ऐसा कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट को लेकर आए हैं, केयरिंग फॉर आवर एल्डर्स इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्स इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। कहता है सीनियर सिटीजन कितना ऑक्यूपाई करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन में, 10%। और बाय 2036 ये कितना बढ़कर हो जाएगा, 14.36%। और 2050 तक ये कितना हो जाएगा, 20.8 ये हो जाएगा। द रिपोर्ट हाईलाइट द वुमेन हैड हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 60 एट द 80 व्हेन कंपेयर टू मेन। ठीक है, उसके बाद है अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है हमें, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, बाद में इसका नाम चेंज करके रखा गया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ साइचेलीज ने एक MOU को साइन करा है। ठीक है, ताकि जितना भी ये इलेक्टोरल मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको क्या किया जा सके, इसको आप सहमति से या इसको मिलजुल कर इसके ऊपर काम यहाँ पर किया जा सके। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको सबको पता है कि अभी हमारे पास 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनका नाम क्या है आपके पास, तो आपको याद रखना है राजीव कुमार। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 324 से लेके 329 तक के जो आर्टिकल है वो किससे डील करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करते हैं। आपने पिछले कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। ठीक है, जिनका नाम क्या था, सचिन तेंदुलकर। ये भी आपने सुना होगा इनके बारे में। चलिए आगे आता है इसके बाद गूगल इंट्रोड्यूसेस एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, अब ये आपने देखा होगा, हम सबके फ़ोन एक दिन हो रहे थे ना, अभी बीच में कुछ दिनों पहले ही एक साथ सबके फ़ोन वाइब्रेट हो रहे थे, मैसेज आ रहे थे, वो इसके ऊपर है। कहता है गूगल ने इंट्रोड्यूस करा है एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इन इंडिया। किसके साथ कोलैबोरेशन में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ। ये एक एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम होगा। एंड्रॉयड यूजर्स जो हैं उनको मतलब कि ये बता दिया जाएगा, मतलब एक बीप जैसी आएगी आपके पास, वाइब्रेट होगा आपका फ़ोन और वहाँ से आपको पता चलेगा कि पूरे इंडिया में अलर्ट है, या पूरे इंडिया में या फिर जिस जोन में ये आने वाला है उसके में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आप सबको पता है कि अर्थक्वेक क्या होता है, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ। जैसे ही सडन शेकिंग होती है अर्थ की, उसे हम क्या कह देते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक कह देते हैं। दो टर्म्स आप पढ़ते हैं इसके साथ, एक आप पढ़ते हैं कौन सी वाली, एक आती है आपके पास हाइपोसेंटर, एक होता है एपिसेंटर। जहां से अर्थक्वेक मान लेते हैं ये अर्थ है, अर्थ के अंदर से ये जहां से ओरिजिनेट हो रहा है इसे क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर। और ठीक इसके ऊपर जहां पर हमें झटके फील होंगे दैट इज एपिसेंटर, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, चलिए और ये आपको बताइए। ठीक है, आगे कहता है टू रिसीव अलर्ट्स यूजर मस्ट हैव वाईफाई। अच्छा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपको इसका अलर्ट मिल सके। कहता है दो टाइप के अलर्ट्स आएंगे, बी अवेयर और टेक एक्शन। बी अवेयर का मतलब क्या हो गया
कि लाइट शेकिंग है। टेक एक्शन का मतलब है कि भाई हैवी, मॉडरेट से हैवी शेकिंग हो सकती है। एनडीएमए की बात करें तो इसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। और ये अपेक्स बॉडी है जो किसे देखती है? डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया को देखती है। चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है हमें? तो नई दिल्ली में हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे आता है आपके पास रेबिस डे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रेबिस की बात करें तो कब मनाया जाता है? ये 28 सितंबर को, आप सबको पता ही है। ठीक है, और इसकी थीम की बात करें तो रेबिस ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, चलिए ये छोटी सी न्यूज़ है आपके पास। उसके बाद आता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे की बात की जाए तो ये कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड मैरीटाइम डे एनुअली ऑब्जर्व कब किया जाता है? थर्सडे, ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को। और इस बार कितनी तारीख थी उस दिन? 28 थी। ठीक है, तो उन लोगों का कंट्रीब्यूशन बताया जाता है जिनका कंट्रीब्यूशन कहाँ पर है? मैरीटाइम इंडस्ट्री में। थीम क्या है इसकी? मार्पोल एट 50 आर कमिटमेंट गोज ऑन द वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ। आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? किटाक लिम है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन यूके में। और इसके एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1958 में। आगे आता है इसके बाद टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अगेन ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पेपर के लिए। इसको पढ़ लेते हैं और इसके साथ बात करते हैं। ठीक है, देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन, जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को पेश कर रहा है 2024 का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इसका रैंक नंबर 1 है इंडियन इंस्टीट्यूशन में, जिसके बैंड्स कितने हैं? 201 से लेकर 250 ये बैंड प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो अब ये किस रैंक में चला गया है? 251 से लेकर 300 रैंक के अंदर ये आ चुका है। कहता है विद 91 इंडियन इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इंडिया इज द 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ऑन द लिस्ट। कहता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ऑफ यूनाइटेड किंगडम इसका रैंक 1 है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 फॉर द 8 कॉन्सिक्वेटिव ईयर। ये आप पढ़ लेंगे, बाकी किस किस को कौन कौन सा रैंक मिला है, सेकंड थर्ड, ये आप कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। कहता है 45th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ठीक है, आपने अभी पिछले दिनों में, पिछले करंट अफेयर में ये पढ़ा होगा कि शांति निकेतन और जो अगर हम बात करें जो होयसलास के जो एंसेम्बल्स थे उनको यहाँ पर अवार्ड, उनको नवाजा गया था, मतलब उनको यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। कहता है 45th सेशन हुआ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। कहाँ पर हुआ था? रियाद, सऊदी अरेबिया में। पिछले करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा। दिस सेशन विटनेस्ड एडिशन ऑफ 42 साइट्स ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट along other significant decisions। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कहता है कमेटी की अगर हम बात करें तो इसके चेयर कौन थे? एच प्रिंसेस हाफिया अल मोर्गन, सऊदी अरेबियाज परमानेंट डेलीगेट टू यूनेस्को। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया सर्व्ड एज द होस्ट कंट्री, इसके अंदर होस्ट कंट्री उन्होंने करा है। 42 न्यूली इंस्क्राइब्ड साइट, जिसमें से 33 क्या हैं? कल्चरल, और 9 क्या आती हैं आपके पास? नेचुरल। दिस ब्रिंग टोटल नंबर ऑफ साइट कितनी हो चुकी है? 119 कल्चरल है, 227 नेचुरल आ गई आपके पास। उसके बाद है 39 मिक्स्ड है अक्रॉस 168 कंट्रीज। और अगर आपको याद हो तो यूनेस्को का गठन कब हुआ था? मैंने आपको क्लासेस में बताया भी है, 16 नवंबर 1945 को किसका गठन किया गया था? यूनेस्को को बनाया गया था। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो आप याद रखेंगे पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सारी की सारी न्यूज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है, कहता है आरबीआई की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आरबीआई इशू न्यू प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर दी AIFIS। ठीक है, अब इस न्यूज़ को मैं आपको बता देती हूँ। देखिए क्या लिखा है। कहता है आरबीआई ऑफ इंडिया इशूड आरबीआई प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑन बेसल थर्ड कैपिटल फ्रेमवर्क, एक्सपोजर नॉर्म्स, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, ऑपरेशन। ये आप पढ़ लेंगे। वैसे कहा गया है कि जितने भी ये रेगुलेशंस लाई गई हैं किसके लिए? AIFIS के लिए। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लेंगे इसके साथ। पहले से कैंसिल कर दिया गया था, बाद में से लाया गया है, ये आप कवर कर लेंगे इसके साथ। ठीक है, चलिए आगे आती है आपके पास यहाँ पे 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया के ब्रांड्स की रिपोर्ट आई है। कहता है इन द कंतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट 2023 की किसने कंडक्ट करी है? वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट ने। एंड कंतार
टाटा कंसल्ट TCS जो है वो टॉप पोजीशन में हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी ब्रांड वैल्यू कितनी बताई गई है, तो आप देखेंगे वहाँ पे 43 बिलियन यहाँ पे बनाए टेबल में। देखिए कहता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक, जिसे हम HDFC बैंक भी कहते हैं, एंड इन्फोसिस, इनका रैंक कितना है, सेकेंड और थर्ड हमें देखने को मिलता है। फोर्थ किसका है, एयरटेल का, फिफ्थ किसका है, SBI का, फिर ICICI, फिर एशियन, फिर रिलायंस जियो, फिर ये सारे के सारे आ जाएंगे। पर आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आता है इंटेल इंडिया प्रेसिडेंट। इंटेल कॉरपोरेशन जो कि एक डिजिटल चिप मेकर बेस्ड कंपनी है, अगर हम बात करें USA की, तो उन्होंने गोकुल सुब्रमण्यम को क्या बनाया है, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया इन्हें अपॉइंट करा है। इंटेल इंडिया की बात करें तो इट इज़ अ कंपनी लार्जेस्ट डिज़ाइन एंड इंजीनियर सेंटर आउटसाइड द US। और ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ साथ, पर बाकी मेन ये था अपने पास, ठीक है। चलिए आगे आता है MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, पास्ड अवे। ये न्यूज़ अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनका निधन हो गया है। और इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें फादर ऑफ क्या कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है इन्हें। ये अगर हम बात करें तो इनका आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनका जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई था IPS का, ये मतलब UPSC क्वालिफाइड थे ये। वहाँ ज्वाइन करने के बाद भी इनका दिमाग जो था वो किसकी तरफ था, एग्रीकल्चर की तरफ था। ये वहाँ की तरफ मुड़ेंगे और एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देंगे। कहता है इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और पद्मा अवॉर्डी, जिनका पूरा नाम आता है मनकम्बू सिवान स्वामीनाथन, जिन्हें MS स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इनकी डेथ हो गई 98 की एज में। कहाँ पर हुई है, चेन्नई तमिलनाडु में डेथ हो गई है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में ही, ठीक है, याद रखना है आपको। और 1954 में इन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को इन्होंने क्या कर लिया था, हेड करा था, ठीक है, ज्वाइन करा था एज अ फैकल्टी। उसके बाद ये डायरेक्टर भी बने इसी के, ठीक है, अगर हम बात करें। उसके बाद 1988 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं किसके, अगर आप सबको याद हो तो IUCN के बारे में आपने सुना होगा, और नेचुरल रिसोर्सेज के। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये MP भी रहे हैं राज्यसभा में, कब से कब तक, 2007 से 13 तक का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री कब दिया था, 1967 में। इन्हें पद्म भूषण मिला था 1972 को। इन्हें पद्म विभूषण मिला था 1989 में। किस फील्ड में, साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में। और इनका जो है नाम जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट अवार्ड में भी इनका नाम आता है। उसके बाद 1994 में UNEP का एक सासाकावा एनवायरनमेंट प्राइज़ था, वो भी इनको दिया गया है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन यूनेस्को की अगर हम बात करें तो गांधी गोल्ड मेडल इन 999 इन्हें मिला है, ठीक है। ये सारे अवार्ड की आप लिस्ट बना लेंगे अपने पास कि इनको कौन कौन सी फील्ड में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, तो 1960s की ये बात है, 1960s और 70s की बात है, जब ये इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। आप सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ग्रेन्स को लेकर ये सबसे ज़्यादा था, अनाज को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बात हो गई थी। क्योंकि देखिए एक ना, आप जब क्या पढ़ेंगे आप देखेंगे कि इंडिया में समय समय पर फेमाइन आते रहे हैं। तो एक फेमाइन आया था जिसका नाम था बंगाल फेमाइन। अगर हम बात करें तो ये कब आता है, 1943-44 में। इसके बाद मतलब इस फेमाइन ने इनकी पूरी की पूरी लाइफ बदल दी। इसके बाद इनका ज़्यादा करके इंटरेस्ट किसकी तरफ आया कि इंडिया को हमें इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाना है फूड के मामले में, ताकि जो है, ताकि हमें कभी भी इस वाली फेमाइन वाली चीज़ों से फेस ना करना पड़े। गांधी जी के साथ इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट भी करा है। गांधी जी के भी फॉलोअर रहे हैं ये, तो आपको याद रखना है इनके बारे में, ठीक है। आते हैं लास्ट न्यूज़ पे, जिसका नाम है वर्ल्ड हार्ट डे। बात करें 2023, ये कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को हर साल। अगर हम बात करें तो इसमें क्या बताया जाता है कि अवेयरनेस बताई जाए हार्ट हेल्थ के बारे में, और एक्शन लिए जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके इस कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को, ठीक है। थीम क्या थी, यूज़ हार्ट एंड नो हार्ट, ठीक है, हाँ नाउ हार्ट। उसके बाद है WHD वर्ल्ड हार्ट डे की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2000 में, बाय द वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन इन द पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक करंट अफेयर समझ में आ गए होंगे। बार बार रिवाइज करेंगे तो याद होना भी शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।